जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यह हिंदी का 8वां वीडियो श्रृंखला है, जिसमें हर वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की डिस्कशन कर रहे हैं। और वो प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और यूपीटीपीएससी के तमाम परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। और ना केवल क्वेश्चंस बल्कि उन क्वेश्चंस के साथ साथ उनके डिस्क्रिप्शंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आप लगातार वीडियोस को देखते हैं तो गारंटी है कि कम से कम 95% अंक आप जरूर हासिल करेंगे हिंदी की परीक्षाओं में। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। यदि आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक तो बिल्कुल सही है। लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा की बात कर लेते हैं। संज्ञा जो है वो पद का भेद होता है और संज्ञा होता है, उसके भेद जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के होते हैं तो हम कहते हैं भाई पहला पार्ट क्या है? तो आपने कहा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं और जातिवाचक संज्ञा का तात्पर्य ये होता है कि जब कभी भी उसके अंदर हम कैटेगराइजेशन करने लगते हैं, वर्गीकरण करने लगते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। लड़का हो गया, लड़की हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सारे के सारे, गाय हो गए, बैल हो गए, तो हम कहेंगे ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का तात्पर्य होता है जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम अगर हमने ले लिया, हमने कहा विपिन, हमने नाम ले लिया, तो जब नाम ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हमने कहा वाराणसी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मैंने कहा भाई कोई किताब है रामायण, तो हमने कहा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध कर दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। भाववाचक संज्ञा, इसमें जो भाववाचक संज्ञा होता है उसका तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, इस प्रकार का जब शब्द होता है तो हम कहते हैं भाई भाववाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? इसमें समूहवाचक में होता क्या है कि समूह का बोध होता है। जैसे गुच्छा, सभा, कुंज, दल, इस प्रकार के शब्द जब होते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। 3 सेकेंड। यदि आपने ऑप्शन चुना ए, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, तो बिल्कुल सही सुना है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी का मतलब क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द ये इन्होंने कह दिया। अब बहुत जरूरी जो है वो आपको ये जानना है कि भाई अलग अलग आधारों पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, कितने आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है? तो आप कहेंगे 4 प्रकार के। बहुत ध्यान सुनिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। 4 आधार पर जो है शब्दों के प्रकार को वर्गीकृत किया गया है। पहला जो आधार होता है वो स्रोत के आधार पे होता है, यानी इतिहास के आधार पे या तो फिर उत्पत्ति के आधार पे इसको कहते हैं, स्रोत के आधार पे। और स्रोत के आधार पे होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये स्रोत के आधार पे होते हैं। दूसरा जो आधार होता है वो रचना के आधार पर होता है, रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना बनावट के आधार पे होते हैं 3। कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीसरा जो आधार होता है वो प्रयोग के आधार पर होता है, और प्रयोग के आधार पे अभी आपने देखा 2। कौन सा? विकारी और अविकारी। और चौथा जो आधार होता है वो होता है अर्थ के आधार पर। क्या? अर्थ के आधार पर। इस पे कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है? आपने कहा 4 आधारों पर। 4 आधार कौन कौन से होते हैं? 4 आधार होते हैं आपके, 4 आधार होते हैं स्रोत के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये चारों बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र के रूप में। 3 सेकेंड। यदि आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर ए
तो बिल्कुल सही जवाब है सरकारी गजट में। जो अधिसूचना होती है, अधिसूचना को अंग्रेजी में वही हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन बोलते हैं तो द नोटिफिकेशन इज कॉल्ड एज अधिसूचना, हिंदी रूप होता है अधिसूचना। अधिसूचना का जो प्रयोग है वो सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम नहीं है? सरल का विलोम नहीं है। कुटिल, वक्र, कठिन, निरर्थक। 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर डी निरर्थक, तो बिल्कुल सही जवाब है सरल का विपरीत निरर्थक नहीं होता है। निरर्थक विपरीत होता है सार्थक का। और जो कुटिल है, वक्र है, कठिन, ये तीनों के तीनों सरल के विलोम अर्थ हैं। और निरर्थक का विलोम क्या होता है? सार्थक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब विलोम शब्द के लिए ध्यान समझिएगा। विलोम शब्द के लिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस ही आपका जो है कि ऑप्शन है कि प्रैक्टिस से ही आप लगातार विलोम को, पर्यायवाची को सुधार सकते हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 5। 3 सेकेंड। यदि आपने ऑप्शन चुना 3, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये होते हैं 8 होते हैं। लेकिन रचना के आधार पर कहते हैं जब, तो बताते हैं आप 3। 3 कौन से भाई? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, जिसमें केवल एक उद्देश्य विधेय हो, वह सरल वाक्य। मैं जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं सब्जी लेके बनाने जा रहा हूँ, सरल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य, जब एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश पर निर्भर होता है, आश्रित होता है, तो यहाँ मिश्र वाक्य का पार्ट होता है। जैसे वह जाए तो मैं जाऊँ, वह कमाए तो मैं खाऊँ, उसने कहा कि वह मेरे पिता हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये होते हैं मिश्र वाक्य। जो जिनके पहचान यही है, जो जिनके, जिससे कि, इस प्रकार के जो शब्द लग जाते हैं बीच में, तो हम कहते हैं ये मिश्र वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य क्या है भाई? जब 2 वाक्यांशों को जोड़ दिया जाता है और उनको और, एवं, तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु से जब जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाता है। जैसे मैं गया परंतु वह आया नहीं था, तो परंतु लग गया ना, तो संयुक्त वाक्य हो गया। अगला प्रश्न, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए? आधा, 1/3, 3/4, 2/3। 3 सेकंड मिलते हैं आपको। यदि आपने ऑप्शन चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है 1/3। अब संक्षेपण क्या होता है भाई? संक्षेपण का मतलब होता है पूरा का पूरा, मान लीजिए एक पैसेज है पूरे पेज में, ठीक है, अब उस पूरे पैसेज को कह रहे हैं संक्षेप में लिखिए, इसका सारांश लिखिए। तो आपने कहा सारांश जो लिखेंगे अगर वो 3 पेज का है तो 1 पेज में अगर हम लिख गए तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल सही है। उसका माना क्या है कि 1/3 में अगर लिखा जाए तो उसको हम सही रूप में संक्षेपण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 1/3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, क्रोध, हास, विस्मय। 3 सेकंड। अगर आपने ऑप्शन चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। देखिए, रस जो है, रस के भेद होते हैं 9, अगर 2 और मिला लिए जाए भक्ति और वात्सल्य तो हो जाते हैं 11। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव कहे हैं तो आपने कहा रति होता है। रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई भाई? रस की उत्पत्ति भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी। नाट्य शास्त्र नाम की ग्रंथ थी, उस नाट्य शास्त्र से रस की उत्पत्ति होती है। और रस में होते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। इसी श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रसों का राजा कौन? श्रृंगार रस हो जाता है। वैसे तो होते हैं 9 प्रकार के रस। अब जैसे क्रोध है, ये जो क्रोध अस्थायी भाव होता है वो रौद्र रस का होता है। हास किसका होता है? हास रस का। विस्मय अद्भुत रस का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है
कि जो शब्द पूर्व, पहले तो प्रश्न समझ लीजिए कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, इसका मतलब पूर्व से ही कोई संबंध हो और वो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए, तो आप तो बचपन से पढ़ते हैं ना कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है वह शब्द होता है सर्वनाम। अब आपके जानने लायक और बात यह है कि सर्वनाम के भेद बहुत बार पूछा गया है। पिछले वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया है, पिछले के लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा गया है, पुलिस के एग्जाम में भी पिछली बार पूछा गया है। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है विशेषण की। विशेषण क्या होता है भाई? जो संज्ञा की विशेषता बतलाए, संज्ञा या सर्वनाम की, तो विशेषण कहलाता है। और विशेषण के भेद होते हैं 4। सही है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाए तो हम कहते हैं क्रिया विशेषण होते हैं 4। क्रिया जो होता है, क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को करने की प्रक्रिया जब अगर दिखाई देती है तो उसको हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में एक पार्ट होता है सकर्मक अकर्मक, तो 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अन्य भेद भी होते हैं, पूरा डिटेल से बात करेंगे किसी में। अगला प्रश्न कह रहे हैं किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा काम मत करो। बी, मैं पीछे आया था। सी, मैं यह काम नहीं करूँगा। डी, मैं काम के पीछे आया था। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं काम के पीछे आया था। देखिए, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? अव्यय होते हैं 4 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। ये 4 अव्यय होते हैं। ठीक है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है भाई? वो ये होता है कि जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, वो संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक है, जैसे आगे, पीछे, ये सब संबंध बोधक अव्यय हैं। बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ, और, जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर, और मान लेते हैं लिखा है खरीफा। ठीक है, तो ये सारे के सारे संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता ने पुत्र को अगर पत्र लिखा है तो वो क्या अभिवादन लिखेंगे? शुभ आशीर्वाद, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, प्रणाम। बताएं, 3 सेकंड। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है शुभ आशीर्वाद। भाई माता पिता अगर किसी बच्चे को, अपने बच्चे को पत्र लिखेंगे तो आशीर्वाद ही तो देंगे, वो प्रणाम थोड़े करेंगे। प्रणाम, नमस्कार या प्रणाम नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य बताएं। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। 10 अरब के 10 यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आएंगे। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। अगर आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरब के 10 यात्री भारत आए। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। 3 सेकंड। अगर आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर ए संकल्प तो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए द बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो ये होता है कि आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लें कि जब क्रिया, उसके साथ क्रिया या विशेषण यदि पुल्लिंग आ रहा है तो वो शब्द पुल्लिंग है। संकल्प अगर है तो संकल्प में आप ये कहेंगे कि भाई यह मेरा संकल्प है। मेरी संकल्प तो नहीं कहेंगे ना, मेरा संकल्प है कि मैं उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा, तो मेरा संकल्प। आपने कहा मेरा, मेरी संकल्प नहीं कहते आप, तो मेरा कहा इसलिए ये पुल्लिंग है। अब जैसे लज्जा है, आप कहेंगे उसे लज्जा आ गया कि आ गई, लज्जा आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रार्थना, प्रार्थना की गई, किया गया नहीं, प्रार्थना की गई, तो आपने कहा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। घटना, घटना घट गई, घटना घट गया नहीं, घटना घट गई, तो आपने कहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी और सुक्य। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी ऊर्जस्वी तो बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जस्वी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है। अगर यदि हम आरोग्य की बात करते हैं तो आरोग्य को इस प्रकार लिखा जाता है आरोग्य, ये आरोग्य का सही रूप होता है, आधा ग य। ठीक है, ईसाई अगर हम लिखते हैं तो इसमें बड़ी की मात्रा, पहली भी बड़ी की मात्रा रहेगी। औत्सुक्य ये नहीं, उत्सुक होता है। क्या होता है? उत्सुक होता है। सही। तो आपने कहा ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन चुना सी 3 तो बिल्कुल सही जवाब है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन होते हैं? मूल क्रिया विशेषण होते हैं, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण कितने पार्ट हैं? रूप के अनुसार आपने कहा 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। यदि आपने ऑप्शन चुना डी 4, बिल्कुल सही जवाब है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक का मतलब क्या हो जाता है? स्थानवाचक का कुछ उदाहरण मान लेते हैं, जैसे इधर, उधर, चारों ओर, किधर, इस प्रकार का स्थानवाचक होता है। अब कालवाचक बात करें, कालवाचक क्रिया विशेषण का, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि बार, प्रतिदिन, रोज, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कालवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में हम कहते हैं बहुत, लगभग, जरा, कितना। और रीतिवाचक, रीति का मतलब है भाई कोई काम कैसे किया जा रहा है, ऐसे, वैसे, हाँ, जी, नहीं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो रीतिवाचक विशेषण के पार्ट होते हैं। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने पार्ट होते हैं भाई? 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, अंश, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। कंधा हिस्सा, हिस्सा कंधा, कंधा स्त्री, आग हिस्सा। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है हिस्सा कंधा। इस अंश का तात्पर्य होता है अंश मतलब जो आपके अंश में है मिलेगा, मतलब आपके जो हिस्से में है मिलेगा, और अंश, अंश का मतलब कंधा होता है। ठीक है, तो ये समश्रुत भिन्नात्मक शब्दों का पार्ट होता है अंश, हिस्सा, अंश, कंधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, चतुरसेन या रांगेय राघव। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन चुना ए मुंशी प्रेमचंद तो बिल्कुल सही जवाब है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, और प्रेमचंद जी का अगर पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि प्रेमचंद जी का जन्म स्थान क्या है, तो आप बताएंगे वाराणसी। कहाँ पे है भाई? वाराणसी में है। और प्रेमचंद की और भी जो रचनाएं हैं वो हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, वरदान, और एक जो है कि इनका उपन्यास है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि अधूरी उपन्यास है, अधूरा उपन्यास पूछा जाता है प्रेमचंद की कौन सी है, तो आप कहेंगे कौन सा है भाई? मंगलसूत्र। बात आती है महादेवी वर्मा जी की, तो महादेवी वर्मा की बात अगर करते हैं तो ये एक छायावादी कवित्री है। ठीक है, और इनकी रचनाएं में आ जाता है जैसे यामा, नीरजा, दीपशिखा, निहार, इस प्रकार के जो है ये इनकी रचनाएं हैं। अब अगर बात करें चतुरसेन जी की, तो चतुरसेन शास्त्री इनका पूरा नाम था। ये एक महान उपन्यासकार थे। ठीक है, इनके उपन्यास जो हैं वो आप कह सकते हैं रक्त की प्यास, आलमगीर, ठीक है, और वयम रक्षामः, इस प्रकार के उपन्यास जो है इनके हैं। और रांगेय राघव जी की बात करते हैं तो रांगेय राघव जो है कि इनकी कुछ रचनाएं हैं मुर्दों की टीला, प्रतिदान, चीवर, कब तक पुकारूं, ये सब जो है कि रांगेय राघव जी के रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेली का क्षेत्र है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर या फिर जयपुर, अजमेर, जोधपुर। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी झांसी, जालौन, दतिया तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। अब इनका कहना ये है कि ये बुंदेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो होता क्या है, ये बुंदेली जब पश्चिमी हिंदी है तो पश्चिम से संबंधित झांसी, जालौन, दतिया है। और आपको ये याद करना पड़ेगा इनके संबंध में झांसी हो गई, उरई हो गया, जालौन हो गया, दतिया हो गया, हमीरपुर हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश क्षेत्र का जो है कि ओरछा हो गया, होशंगाबाद हो गया, इन जगहों पे जो है कि बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संकेत वाचक वाक्य है? यदि वर्षा हुई, अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वाह क्या अच्छी फसल है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने
ऑप्शन चुना ए, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। मैंने वाक्य का प्रकार अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि वाक्य वैसे 8 प्रकार के होते हैं और जब रचना के आधार पर पूछते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और 8 प्रकार के जो होते हैं उसी के अंतर्गत आते हैं आपके संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, ये सारे प्रश्न, निषेधवाचक, सारे प्रश्न आते हैं जो है कि वाक्य के प्रकार में। तो यहाँ पे कह रहा है संकेतवाचक, संकेत दे रहे हैं कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि तुम जाओगे तो तुम पाओगे, तो ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण होता है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, तो इसमें प्रश्न पूछा गया ना, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ये हमारी इच्छा है कि अगर भैया फसल अगर अच्छी हो गई तो मज़ा आ जाएगा, तो ये हमारी इच्छा है, तो इच्छावाचक वाक्य हो गया। वाह क्या अच्छी फसल है, तो यहाँ विस्मित हो रहे हैं हम ना, तो विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है ये। अगले प्रश्न, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। यह आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है, आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।